गंभीर सवालों के मुद्दे पर वो जिस तरह से शायरी करने बैठ जाते हैं, जिसमें ना वो काफ़िया मिलता है, ना कोई तुक मिलती है, मतलब वो साहित्य की दृष्टि से तो बेहद ही घटिया किस्म की शायरी होती है और जिस पद पर वो बैठे हैं, उस लिहाज से भी बिल्कुल ही ये एक ओछे किस्म की बात लगती है कि आपसे गंभीर सवाल किए जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष अगर सवाल कर रहा है कि क्यों नहीं सत्ता पक्ष के नेताओं पर जांच हुई या उनके हेलीकॉप्टरों की जांच क्यों नहीं हुई या महिलाओं के मुद्दे पर आपने क्या किया, धार्मिक टिप्पणियों को लेकर जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ उस पर आपने क्या किया, वोटर टर्नआउट में जो गड़बड़ियां हैं उस पर आपने क्या किया, गर्मी में आपने क्यों चुनाव करवाए। इन तमाम सवालों के जवाब में वो जिस हल्के तरीके से जवाब देते नजर आए, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि उन्हें वो बिल्कुल एक बीजेपी प्रवक्ता की तरह, जैसे उन लोग एक सत्ता के अहंकार में चूर होकर जिस तरह से बातें करते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण ने संसद में कह दिया था कि हमको नहीं मालूम प्याज महंगी, उसको हम प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्याज कितनी महंगी है। कुछ इसी अंदाज में आज राजीव कुमार भी अपनी बात करते हुए नजर आए और इससे ये पता चल रहा है कि इस बार के चुनाव में जो बार बार विपक्ष ये सवाल उठाता आ रहा था कि इस बार के चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, वो सवाल वाकई में कितने गंभीर थे। अब तो खैर 7 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और वोट पड़ चुके हैं, जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अभी हमको ये नहीं मालूम कि नतीजे अब किस तरह से आएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल में भी अब बहुत सारी ऊंच नीच चल रही है। बच्चों का खेल होता है, ऊंच नीच का पापड़ा, कभी कोई ऊपर चढ़ जाता है, कभी कोई नीचे, कोई जिसको पकड़ ले वो आउट हो जाता है। इस तरह का खेल इस समय एग्जिट पोल को लेकर भी चल रहा है कि मतलब अब लग रहा है कि कल तक जो आंकड़े थे फिर आज सुबह कुछ और आंकड़े हो गए। अब ये समझ में नहीं आता एग्जिट पोल का भी सैंपल साइज किस तरह से लिया और किन लोगों से बात की, या फिर इन सर्वे एजेंसियों के पास कोई टाइम मशीन है जिसमें वो वापस पीछे जाकर वापस मतदाताओं से पूछ रहे हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इतने मतदाताओं में से आप किसी से भी पूछिए तो वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आया ये पूछने के लिए कि आपने किसको वोट दिया। तो इन सर्वे एजेंसियों का ये एग्जिट पोल भी जो है वो बहुत ज्यादा इस समय संदेह के घेरे में है। और चुनाव आयोग ने आज जिस तरह की बातें की उसको लेकर भी बहुत सारे अब सवाल उठ रहे हैं। अमलेंदु जी, अब नतीजा कल आने वाला है और इस पर ही अब सबकी निगाहें हैं। आज इस बीच तमिलनाडु में डीएमके के पास पहुंचे थे, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग आज मौजूद थे करुणानिधि के 100वें जन्मदिन के मौके पर, उनके जन्म शताब्दी के मौके पर। यानी इंडिया गठबंधन अभी भी एकता दिखा रहा है। और वहां सोनिया गांधी ने जो उन्होंने एक बयान दिया जिस पर उन्होंने पूछा गया था एग्जिट पोल को लेकर, और उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी अमूमन अभी मतलब सक्रिय नहीं थी राजनीति में, मतलब वो बहुत ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रही थी। रायबरेली जरूर वो गई थी, लेकिन उसके पहले वो बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही दिखाई दे रही हैं, या वो अगर उनको कोई मैसेज देना होता है तो वो वीडियो संदेश ही दे रही थी। लेकिन आज उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि एग्जिट पोल चाहे जो हो लेकिन नतीजे अलग आएंगे, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, क्या सोनिया गांधी का ये जो विश्वास है इसको लेकर भी अब बड़ी चर्चाएं हो रही है? कल राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। उसके अलावा अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने ये कहा, बताया कि क्या तैयारी है सपा की। सारे लोग मतलब विपक्ष अभी भी अपने इस राय पर अड़ा हुआ है कि जीत तो हम ही रहे हैं और एग्जिट पोल चाहे जो आए। आपको क्या लगता है विपक्ष का यह आत्मविश्वास क्या बीजेपी की बेचैनी को अब और बढ़ा रहा होगा? क्योंकि बीजेपी तो और उसके साथ ही जो मीडिया है वो तो उसको 100 में से 110 सीटें देने तैयार हो रही है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और आंकड़े आ रहे हैं कि 13 से 14 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। ये इस तरह का खेल हो रहा है एग्जिट पोल में। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी कि आज सोनिया गांधी का जो बयान आया, अखिलेश यादव ने जिस तरह की बातें बताई कि फॉर्म 17C पहले से तैयार रखे हुए, इन सब बातों के मद्देनजर और इधर चुनाव आयोग ने आज जिस तरह की बातें कही, आपको क्या लगता है कि कल का नतीजा किस तरह से आने वाला है? ये तो खैर अनुमान हम लोग पहले बता चुके हैं, लेकिन क्या बीजेपी के मन में अभी भी बेचैनी बरकरार है? निश्चित तौर पर समीक्षा जी, बीजेपी के मन में बेचैनी बरकरार है। और जो एग्जिट पोल लाए गए हैं, जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मीडिया पोल है ये,
तो ये उनका कहना है मोदी मीडिया पोल है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से समझ रहे हैं वो साफ तौर पर समझ रहे हैं कि इसके पीछे बहुत से वेस्टेड जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और बहुत से आर्थिक इंटरेस्ट भी इसमें हो सकते हैं इन एग्जिट पोल्स के पीछे। अब वो क्या है क्या नहीं है तो वो जिन्होंने किया वो जाने, लेकिन उन एग्जिट पोल्स के ऊपर ना भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है और विपक्ष को तो खैर बिल्कुल है ही नहीं। विपक्ष ने तो सिरे से ही उनको खारिज कर दिया है कि ये एग्जिट पोल जो हैं कुछ है ही नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। सारे जो है वो एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि परिणाम असली जो होंगे वो इन एग्जिट पोल्स के उलट होंगे, इस बात को सारी बात कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा समिता जी कि एक चैनल ने जो एग्जिट पोल किया उस एग्जिट पोल को उसने कल बदल दिया अपना बता करके कि हमने इसको एआई के जरिए किया है, और वो एग्जिट पोल बदल गया, उसमें एनडीए की सीटें लगभग 100 कम हो गई। तो अब एक झटके में अगर एक ही 24 घंटे में ही अगर आपकी 100 सीटें आपने एनडीए की कम कर दी तो ये उस समय जब तक पहुंचेगा चुनाव के समय तक, मतलब जैसे परिणाम आएंगे, मुझे लगता है कि उसमें 100-150 सीटें एनडीए की और कम हो जाएंगी जो परिणाम निकल करके आएंगे। अब वो क्या होता है क्या नहीं होता है वो अलग का है। दूसरा, लेकिन समिता जी जिस तरीके से सोनिया गांधी आश्वस्त हैं, तो सोनिया गांधी इसलिए आश्वस्त हैं चूंकि इंडिया गठबंधन इस बात को मान के चल रहा है कि गड़बड़ियाँ होंगी, बेईमानियाँ होंगी और उसकी हमको किस तरीके से काट करनी है, किस तरीके से हमको उसका सामना करना है, वो तैयारियाँ उन्होंने पहले से की हुई हैं सारी। मतलब अगर ईवीएम बदलने की बातें होती हैं, जिससे कि आप आरोप लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी मैं देख रहा था आरोप आया है, लगा है, वहाँ के जो कांग्रेस कैंडिडेट उन्होंने आरोप लगाया है कि 611 ईवीएम मशीनें जो हैं उनके जो नंबर है वो जो फॉर्म 17C जो दिया गया है उनके एजेंट्स को उससे मेल नहीं खाते हैं वो अलग, यानी इसका मतलब 611 ईवीएम मशीनें बदली गई हैं। अब वो कैसे बदली गई हैं या क्या त्रुटि है, अब ये मुझे लगता है कि वहाँ लोग जो मौजूद थे उनको इस पर सवाल पूछना चाहिए था। हालांकि बहुत से सवाल वहाँ स्क्रिप्टेड लग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छे सवाल वहाँ पूछे गए चुनाव आयोग से इसको लेकर के। लेकिन ये चिंताएं तो हैं कि अगर इस तरीके, तो मुझे लगता है ये सारी तैयारियां हैं क्योंकि लोगों ने 70C के डाटा जो है वो सब इकट्ठा कर लिए हैं और पहले उनका मिलान होगा, सबको ट्रेन करके भेजा जा रहा है। इस बार मुझे लगता है कि उस तरीके की गड़बड़ियाँ करने की कोशिश तो की जाएंगी, लेकिन सफल उसमें कितना होंगे ये देखना होगा। बाकी जो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष ने अपनी तैयारियां की हुई हैं, जो संभावित गड़बड़ियां हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि यहाँ इस मसले पर गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो मुझे लगता है समिता जी कि कल जो है वो काफ़ी तनाव भरा दिन रहेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, और ख़ासतौर से उस मुजरा मीडिया के लिए जिसने जो है वो इस तरीके के एग्जिट पोल्स लेकर के आए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव भरा एक तरीके से रहेगा समिता जी दिन। जी, बिल्कुल, विपक्ष की अपनी तैयारियां पुख्ता हैं और जैसा हमने पहले भी कहा था कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, तो विपक्ष ने पहले ही इस बात को वो भुगता हुआ है कि किस तरह की गड़बड़ियों से उसके हाथ आई बाजी को आखिरी समय में पलट दिया जाता है। तो इस बार कुछ भी ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसकी तैयारी विपक्ष ने की हुई है और विपक्ष के सवालों पर चुनाव आयोग ने, यानी विपक्ष ने जितने भी मुद्दे उठाए उन पर चुनाव आयोग का एक अहंकारी रवैया, एक हठी रवैया ये दिखाई दिया, जिसमें वो किसी सवाल का जवाब देना उसने तरीके से जरूरी नहीं समझा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर अमलेंदु जी माहौल एकदम संसद वाला लग रहा था, जैसे प्रधानमंत्री मोदी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। आप उनसे महंगाई, मणिपुर, चाहे बाकी बेरोजगारी, किसी भी बात पर आप पूछें तो वो जवाब देने तैयार ही नहीं होते हैं। बिल्कुल उसी राह पर राजीव कुमार भी चलते नजर आए और आज की उनकी जो शायरी है उसको तो इरशाद भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सुना देती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है, पंच को पहले ही घेर लो मंजूर है, इल्जाम लगाओ मगर शर्त यह कि साथ में सबूत भी हो, गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं। अब ये शक का मतलब अमलेंदु जी, क्या लोकतंत्र में सवाल उठाना शक करना हो गया? यानी किस लेवल पर, किस स्तर पर ये लोग ले आए हैं लोकतंत्र को या जनता के अधिकारों को, कि अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उस पर ये कह रहे हैं कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। यानी आप जो कुछ कह रहे हैं हम उसको चुपचाप सुन ले। अगर आपने बोला कि हमने महिला अधिकार, मतलब महिलाओं पर जो टिप्पणियां हुई उस पर हमने कार्रवाई की, लेकिन प्रधानमंत्री के मुजरे वाले बयान पर आपने क्या कहा? इधर इन्होंने ये भी बताया था कि आचार संहिता उल्लंघन की 495 शिकायतें उनको मिली, मतलब चुनाव आयोग को, और उसमें से करीब 90% का निपटारा किया गया। अब वो निपटारा किस तरह से हुआ, एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो 10% निपटारा नहीं हुआ वो कौन सी 10% शिकायतें थी? क्या इस बारे में चुनाव आयोग कभी कुछ बताएगा कि उसमें मोदी को लेकर कितने सवाल किए गए थे और उस पर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? ये सारी बातें अमलेंदु जी उठ रही हैं। और इस बीच जो उन्होंने एक और बयान जो दिया था चुनाव आयोग ने, मतलब जब उनसे ये पूछा गया था कि जयराम रमेश की जो बात थी जिसपे उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने कलेक्टर्स को फोन किए, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, इसको हम पहले सुन लेते हैं।
फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, कैसे हो सकता है देश में। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं, सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये अमरेंद्र जी, हम सुन रहे थे ये जिस तरह से राजीव कुमार जवाब दे रहे थे, जो सबसे पहले मैंने कहा था कि एक अहंकार नजर आ रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष ने अगर कुछ मांगे उनसे रखी या कोई सवाल उन पर किए तो उसका जवाब, मतलब उसको उन्होंने निजी हमले की तरह लिया कि ये उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि ये तो सीधे सीधे विपक्ष का हक है कि अगर उसको कोई चीज लगती है कि ये चीजें होनी चाहिए काउंटिंग के दौरान या काउंटिंग से पहले, तो उसने वो सवाल वहां पर रखे थे। तो चुनाव आयुक्त अगर ये कहते कि विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला था और उसकी जो मांगे थी और हमको ये लगा कि वो मांगे बिल्कुल जायज थी और हमने उनको स्वीकार किया है, तो ये बातें बिल्कुल वो इस तरह से भी बोल सकते थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उनके अंदाज में एक अहंकार नजर नहीं आ रहा था? और क्या ये नहीं लग रहा था कि जैसे उन्होंने इसको एक निजी हमले की, उनके ऊपर किसी ने निजी प्रहार किया है कि आप वहां पर कुछ कर रहे हैं, और या उन पर बेईमानी का इल्जाम किसी ने लगा दिया और वो बिल्कुल उस पर तुनक गए हैं, कुछ इस अंदाज में क्या वो जवाब देते हुए आपको नजर नहीं आ रहे थे अमरेंदु जी? देखिए संयुक्ता जी, जो पूरा सवाल उठ रहे हैं वो पूरे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं, किसी एक व्यक्तिगत राजीव कुमार के ऊपर नहीं उठ रहे हैं। पहले ये समझना चाहिए राजीव कुमार जी को कि जो भी सवाल उठ रहे हैं वो पूरे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। और सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी डेलीगेशन जाकर के मिला है चुनाव आयोग से, ये नहीं बताया राजीव कुमार जी ने कि भारतीय जनता पार्टी का भी डेलीगेशन आकर के मिला है और उसने भी सवाल उठाए हैं। ये भी बताना चाहिए था मुख्य चुनाव आयुक्त को कि भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन भी आकर के मिला था, उसने भी कुछ सवाल उठाए हैं।
वो क्या सवाल उठाए थे ये बताने चाहिए थे। आपने सवालों के जो जवाब दिए, आपने जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे, विपक्ष ने आपसे जो मांगी की थी, आपने वो तो बता दिया कि विपक्ष ने ये मांगी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आपसे क्या मिलने के लिए आया था, क्यों मिलने के लिए आया था और उसकी क्या मांग थी, ये आपने नहीं बताया देश को, जो आपको बताना चाहिए था। तो यानी कि आपके ऊपर भरोसा ना पक्ष को है और ना विपक्ष को है, दोनों को भरोसा नहीं है अगर इस तरीके से देखा जाए। बाकी जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे वो राजीव कुमार जी, वो भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली है समिता जी। जैसे उन्होंने टूल किट शब्द का इस्तेमाल किया। टूल किट शब्द कब आया? जब वो ग्रेटा थनबर्ग जो पर्यावरण कार्यकर्ता है, उसका वो एक जारी हो गया था, उसका एक ट्वीट का जो था, उसके बाद वो टूल किट भारतीय जनता पार्टी शब्द को लेकर के आई। उसके बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी टूल किट शब्द का इस्तेमाल करती है। उस टूल किट शब्द का इस्तेमाल राजीव कुमार जी ने क्यों किया, बताएं देश को। तो टूल किट शब्द का आपने इस्तेमाल क्या किया, इसका जवाब नहीं है। तो ये जिस तरीके के किए गए वो ये इशारा करते हैं कि कहीं ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। दूसरा, अगर आपकी फंक्शनिंग को लेकर के कोई सवाल उठ रहे हैं, आपने खुद स्वीकार किया कि आपके इस चुनाव से आपने 3 जो है वो सबक लिए हैं, और यही बात विपक्ष कह रहा है कि जून तक चुनाव लेके जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपने लंबा इतना खींच दिया। भाई पहले भी चुनाव हुए हैं, 70 सालों से देश में चुनाव होते रहे, इस तरीके से नहीं हुआ। पहले तो 2 या 3 चुनाव में चुनाव हो जाया करते थे, चलिए फिर 7 चरण में भी होना शुरू हो गए, लेकिन 7 चरण में भी क्या इस तरीके से 84 दिन का या 90 दिन का चुनाव हुआ करता था क्या? तो जो आप इतना खींच करके ले गए, तो आपको नहीं मालूम था कि जून में गर्मी होगी? भाई ये तो बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त हैं वो तो उसी दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया है जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है। तो उससे पहले तो इस मतलब आपने तैयारी की होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने। तो आपको नहीं मालूम था क्या कि ये क्या होता है? ये आपको पता ही नहीं है कि मौसम का हाल क्या होता है देश के अंदर। फिर जिन राज्यों में आपने आखिरी चरण में लेकर के गए, वो सारे राज्य शर्मिष्ठा जी वो हैं जो जबरदस्त तरीके से लू की चपेट में रहते हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, आखिरी चरण तक तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बंगाल को लेकर के गए। तो ये तो आपको पहले से मालूम था। तो आप खुद स्वीकार करने इस बात को कि आपने कुछ सबक लिए हैं। तो यही सवाल तो विपक्ष उठा रहा था जिस पे आपने सवाल लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि राजीव कुमार जी बहुत अच्छे शायर हैं, वो लिख रहे हैं जिस तरीके की, लेकिन किसी अच्छे गुरु से भी थोड़ा सीख लिया करें। इंतजामों नहीं होता है, इंतजामात होता है जी। तो इतना उनको थोड़ा सीख लेना चाहिए मुझे लगता है। फिर उसके बाद आगे जब वो आए शायरी करने के लिए जब जनता के सामने, तो फिर थोड़ा ठीक से सोच समझ करके आए समिता जी। बिल्कुल, अब उनके पास वक्त है, जब तक अब उन्होंने कह तो दिया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव उसकी भी घोषणा जल्दी, लेकिन तब तक उनके पास थोड़ा वक्त है। अब ये चुनाव खत्म हो गए हैं और कल की काउंटिंग के बाद तो शायद उनको थोड़ी फुर्सत मिले, या अगर उनके पास थोड़ा वक्त हो तो वो वाकई सीख लें। शेरो शायरी करने में कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। इससे इंसान संवेदनशील होता है, और ये संवेदनशीलता कम से कम अगर अधिकारियों में आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके फैसलों का असर पड़ता है जनता पर और उनके मातहत कर्मचारियों पर। और इस चुनाव में न केवल जनता ने इस गर्मी का कहर भोगा है, बल्कि मेरा ख्याल है 30 से ऊपर चुनाव मतलब ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की भी मौत हुई है, जो बेहद दर्दनाक है। मतलब उनके एक व्यक्ति की मौत से पूरा परिवार किस तरह से प्रभावित होता है, इसका एहसास सत्ता पे बैठे लोगों को और चुनाव आयोग को होना चाहिए कि उनके इस फैसले से कि अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि हमको 7 चरणों में कराना है और इतना लंबा चुनाव खींचना है, तो उसका कितना घातक असर हुआ है, ये भी उनको बिल्कुल अंदाज होना चाहिए। अब तो 5 साल बाद ही पता चलेगा कि चुनाव आयोग ने इससे कितना सबक लिया, और अगले 5 साल बाद जब वापस लोकसभा चुनाव होंगे तब वो कितने चरणों में होंगे, ये बात की बात है। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग ने वो इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हो गए, कहीं हिंसा नहीं हुई। ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं कोई हिंसा या ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये जनता की भी समझदारी है, विवेक है, और उसका लोकतंत्र के लिए एक इज्जत है कि उसने कहीं इस तरह की कोई घटना नहीं होने दी या नहीं हुआ। पुलिस की, प्रशासन की मुस्तैदी भी इसकी तारीफ की जानी चाहिए, चुनाव आयोग की इसके लिए तारीफ होनी चाहिए कि ठीक है, बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हो गए। लेकिन इसमें जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने में चुनाव आयोग को बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, और न ही इन सवालों पे कहीं उसको बिदकना चाहिए कि ये हमसे क्यों किए जा रहे हैं। अमलिंदु जी, चुनाव तो अब हो गए हैं, और इसके बाद जैसे ही ये हमेशा का रवैया है जब से बीजेपी सरकार आई है कि चुनाव खत्म होते ही कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, और आज हमने देखा कि पेट्रोल के दाम तो अभी नहीं बढ़े, लेकिन दूध के दाम बढ़ गए। इधर शेयर बाजार जो है वो आज फिर बहुत चढ़ गया। उसका मतलब असर ये था, मतलब कल शायद एग्जिट पोल का असर था कि सेंसेक्स जो है वो आज बढ़ गया। इधर हाईवेज पे भी अब सफर जो है वो महंगा हो गया है।
आपको क्या लगता है बीजेपी फिर से कोई ये मैसेज देने की तैयारी में है जनता को, या कोई दबाव की रणनीति अपना रही है बीजेपी और ये बता रही है कि हम ही लौट कर आने वाले हैं और अभी से सबको सावधान कर रही है जनता को? अमलिंदु जी। देखिए समिता जी, वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है दूसरे का मनोबल तोड़ने की। वो मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई है कि दो परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में दोनों परिवार पहुंचे अदालत में। एक परिवार को सज़ा हो गई, जिसको सज़ा हुई वो रुका रह गया, दूसरा जो था वो घर आ गया। तो जिसको सज़ा हुई थी वो पहले आया और आकर के उसने दूसरे पक्ष के सामने जाकर के खूब ढोल बजाना शुरू कर दिया, नाचना गाना शुरू कर दिया। तो यानी जिसकी जीत हुई थी उसके घर वालों के अंदर बेचैनी बढ़ गई एकदम से। थोड़ी देर बाद वो जो पक्ष जीता था वो भी लौट करके आ गया। फिर मालूम पड़ा भाई घर में मातम क्यों हो रहा है, तो बताया कि वो तो कह रहे थे कि वो जीत गए। तो यानी कि ये जो है यही जो है टैक्टिक्स अपनाई जा रही है कि जो हारा हुआ पक्ष है वो जाकर के ढोल नगाड़े बजा रहा है, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। तो ये हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, इसमें मीडिया उसका सहयोग कर रहा है, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। तो ये हम तो जीत गए से जो है काम चलने वाला नहीं है। असली जीत और हार जो है वो कल होगी। किसी के भी एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, हमारे भी गलत हो सकते हैं, दूसरों को तो गलत होंगे ही होंगे निश्चित तौर पे, कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन एग्जिट पोल से कोई ये नहीं बता सकता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं हार रहा है, चूँकि पहले भी गलत साबित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दावा एक तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, या जो माहौल बनाने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब बताया गया शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों की बैठक कर ली और बता दिया कि अगले 5 साल का जो है आपको 100 दिन का एजेंडा तैयार करना है विकसित भारत के लिए। अरे भाई, तो प्रधानमंत्री बदल जाएगा कच्चा अर्जुन की शाम को, तो ये क्या करेंगे अधिकारी, किसका एजेंडा मानेंगे जी। तो अब पता नहीं प्रधानमंत्री के पास कोई एजेंडा है भी कि नहीं है, या उन्होंने बात की भी या नहीं की, या इस मीडिया नहीं चलाया कि प्रधानमंत्री ने बात कर ली है। तो अब इसका बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस मीडिया नहीं चलाया, वास्तव में प्रधानमंत्री ने कोई 100 दिन का एजेंडा रखा। लेकिन माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है समिता जी, दूसरे लोग तैयार हैं और पूरे तरीके से मुतमईन हैं कि सरकार इंडिया की बनने जा रही है। चूँकि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस सोनिया गांधी की बात में दिख रहा है, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी दिख रहा है, राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से जवाब दिया उससे भी साफ तौर पर लग रहा है। इंडिया गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपना लक्ष्य घोषित किया, बताया कि हमारी 295 प्लस सीटें आ रही हैं, इससे सबसे जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन ने ज़मीन पर तैयारियां की हुई हैं। बेईमानियां होने की संभावनाएं, आशंकाएं दोनों हैं, लेकिन उसको रोका जाएगा इसकी भी तैयारियां विपक्ष ने कर ली हैं अच्छे तरीके से। इसकी तैयारियां तो इसलिए कल का दिन जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए उथल पुथल वाला रहेगा शर्मित्रा जी। कल का दिन बहुत उथल पुथल वाला रहेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल के नतीजों पर बहुत कुछ अब ये तय होगा कि देश का भविष्य किस तरह से होगा। प्रधानमंत्री को हमने बैठक करते हुए तो देख लिया, 100 दिन के एजेंडे की बात भी सामने आ गई है, लेकिन उस एजेंडे में क्या है, क्या ये उसी तरह का कोई खेल है जैसे प्रधानमंत्री लिखने का, उनके हाथ में कलम तो रहती है लेकिन वो कलम जो है वो कागज से थोड़ा सा ऊपर रहती है, आधा इंच ऊपर, और वो चलते चले जाती है, जिसमें पता नहीं बिना कागज से वो टच किए वो कलम को लिख कैसे पाते हैं। और उनकी अलग अलग हैंडराइटिंग, उनकी लेखनी के अलग अलग नमूने भी सामने आए हैं। आज एक अखबार में उनका पूरा एक इंडिया के लिए नए ड्रीम की बात है, वो भी उन्होंने कर ली है। पता नहीं कौन से अब सपने और दिखाने बाकी हैं इस देश को, ये भी प्रधानमंत्री ने बता दिया। अखबारों में अभी से बीजेपी कार्यालय में लड्डू जो बन रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, और ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल इशारा कर रही हैं कि एक दबाव की राजनीति अभी भी काम कर रही है। यानी 7 चरण के चुनाव हो गए, अगर बीजेपी को इतना यकीन था कि 400 पार सीटें उसको इस बार आएंगी, तो कायदे से पहले चरण के बाद ही वो एकदम निश्चिंत दिख सकती थी। लेकिन हमने ये देखा कि 7 चरणों में बीजेपी कभी भी निश्चिंत नहीं दिखाई दी, उसके मन में एक बेचैनी बनी रही, और प्रधानमंत्री के भाषण और उनकी भाषा दोनों की गिरावट, उससे पता चलता रहा कि बीजेपी कितनी परेशान है भीतर ही भीतर, और उसको अंदाजा है कि इस बार इंडिया गठबंधन बेहद मजबूती के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। और इसीलिए अब भी इंडिया गठबंधन में उसके कहीं भी उसके नेताओं के चेहरे पर कोई शिकन नहीं नजर आ रही कि कल क्या होने वाला है। वो आश्वस्त हैं कि कल हम ही जीतने वाले हैं। अब ये जो इस तरह की जीत का एक दावा है, ये भी मतलब ठीक है, दोनों ही पक्ष करेंगे जीत का दावा, कोई हारने के लिए तो मैदान में उतरता नहीं है। अब ये जनता तय करेगी कि कल किसके दावे सही होते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो एक जो आश्वस्ति उनके चेहरों पर नजर आ रही है, उससे ये पता तो चल रहा है कि जीते या हारे पर वो बिल्कुल लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए अब एकदम डटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा उन्होंने कुछ ट्वीट भी किया। उन्होंने क्या लिखा है, इस ट्वीट को देख लेते हैं।
उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है। पतंग की बात बता रहे हैं कि जितनी ऊंचाई पर कटती है पतंग। अमलेंदु जी, जनवरी अभी नहीं है, मतलब मकर संक्रांति का पर्व होता तो मोदी अंदाजा भी लगा पाते। गुजरात में पतंगे बहुत उड़ती हैं कि किस तरह से पतंग ऊंची जाती है और कटती है तो किस तरह से गिरती है, ये अखिलेश यादव बता रहे हैं। वहां पर आखिरी में उन्होंने लिख दिया कि भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ जो पतंग वाली बात उन्होंने कह दी है, तो क्या इस और मतलब पतंगबाजी भी ऐसा एक वो हुनर है जो मतलब जिसको अंदाजा होता है कि हवा किस तरह से बह रही है और उसमें कब कितनी ढील देनी है, कब कितने उसको कस के पकड़ना है। ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। राजनीति की तरह का ही एक बड़ा रोचक खेल है पतंगबाजी भी। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या इस खेल में मतलब इंडिया गठबंधन जीत पाएगा या बीजेपी पतंगबाजी करके कुछ और? क्योंकि आज ये बात मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि शिवसेना के एक विधायक का दावा आ गया कि चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद उद्धव ठाकरे जो हैं वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, मतलब फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि मोदी ने ये कहा है कि बाला साहब ठाकरे के सपने मतलब उनके सपने हैं, ये वाली बात हो रही है। तो क्या अभी से बीजेपी कोई खेला करने की कोशिश में है? इधर जयराम रमेश का भी एक दावा है कि एनडीए के कई दल उनके संपर्क में, मतलब खेला होवे। क्या लग रहा है आपको इस बार? मतलब ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि मान लीजिए दोनों गठबंधनों के बीच में थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है, तो क्या ऐसी कोई संभावना बनती है कि इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए में कोई वो सुराग कर पाए और वहां के दलों को अपने में मिला ले? क्या ऐसी कोई संभावना आपको बनती दिख रही है अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि एनडीए और इंडिया दोनों को बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं और तोड़फोड़ करके कुछ किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि एनडीए टूटेगा, इंडिया नहीं टूटेगा। और उसका कारण बहुत साफ है। उसका कारण साफ ये है कि इंडिया को जो मत मिला है, इंडिया के लोगों को जो मत मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए मिला है। और अगर इधर से कोई भी उधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। यानी जो उद्धव ठाकरे के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो दावे हैं, वो उन दावों का कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे कहीं नहीं आएंगे। उद्धव ठाकरे बल्कि मजबूती के साथ डटे हुए हैं। मजबूती के साथ वो सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन में अगर राहुल गांधी के बाद किसी ने सबसे ज़्यादा प्रहार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किए हैं उत्तर भारत से हट करके, तो वो उद्धव ठाकरे ने किए हैं सबसे ज़्यादा प्रहार। तो उद्धव ठाकरे उस तरीके से मजबूत रहेंगे। और उद्धव ठाकरे के लिए व्यक्तिगत तौर पे नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा का और शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसके बाद तो कोई संभावनाएं समिता जी बची ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे उस तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, एनडीए के दो दलियों को खास तौर पे वो टूट सकते हैं। हो सकता है आज भी कुछ खेल चल रहा हो, चूँकि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। अब नीतीश कुमार के दिल्ली में होने का क्या मतलब है हम नहीं समझते। दिल्ली कल से जब मतगणना है तो नीतीश कुमार दिल्ली में क्यों है? उधर तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि 4 जून को हमारे चाचा जो हैं वो कोई बड़ा फैसला पिछड़ों की राजनीति करने के लिए और अपनी पार्टी बचाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बातचीत दोनों के बीच में शायद हो चुकी है, तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में, कि 4 जून के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा एक जो बड़ा जिस पर नज़र रहेगी समिता जी, वो हो गया तेलुगु देशम। चूँकि तेलुगु देशम भारतीय जनता पार्टी के साथ इस राजनीति में नहीं जा सकता जिस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरीके से उसने आरक्षण को लेकर के जो सवाल उठाए थे, तो तेलुगु देशम भी उसके साथ नहीं जा सकता है। तो ये दो दल जो हैं वो एनडीए से टूट के इंडिया की तरफ निश्चित तौर पे आ सकते हैं अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है। इसी तरीके से जो इस लाइन से बाहर के दल हैं उनमें एक बीआरएस होगा, एक उड़ीसा का बीजू जनता दल होगा। बीआरएस की हालांकि क्षमता कम होगी, 1 या 2 की हो सकता है 0 भी हो, लेकिन बीआरएस भी जो है तेलंगाना की राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खुल करके नहीं जा सकता जैसे पहले वो पर्दे के पीछे से मदद करता रहा है। इसी तरीके से बीजू जनता दल भी जो है वो पर्दे के पीछे से अभी तक मदद करता रहा भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से दोनों के बीच में तकरार हुई है उसके बाद अब ये संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हो गई हैं कि बीजू जनता दल किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है समिता जी। तो ये भी इंडिया के साथ आएगा। तो अगर नहीं भी आता है तो ये बाहर रहेंगे। उस स्थिति में भी इंडिया गठबंधन जो है वो बड़ी ताकत के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासतौर से राष्ट्रपति का क्या रुख होता है अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी कि किसी को इधर से उधर या तोड़फोड़ करने की कोई सहूलियत मिल पाए या इस तरह की कोई संभावना बन पाए समिता जी।
बिल्कुल, ऐसा लग ही रहा है कि जिस किसी को भी मतलब कोई भी एक गठबंधन मतलब अनुमान तो यही है, हमारा अपना एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और दूसरे जो टीवी चैनल्स हैं बहुत सारे उन लोगों का तो एक तरफा वो एनडीए को ही जिता रहे हैं और बल्कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें दे रहे हैं, ये भी दिख रहा है। मतलब ये है कि स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, हम पार्लियामेंट नहीं होने जा रही है, ये तो अभी संभावना लग रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की क्योंकि ये हमेशा की चाल रही है तोड़फोड़ करना, इसीलिए हर बार ये सवाल उठते हैं हर चुनाव के पहले और हर नतीजे के बाद ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या बीजेपी फिर कोई खेल करने जा रही है। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन की तैयारी को देखकर वो ऐसा तो नहीं लगता है कि अब उसका कोई भी नेता या कोई भी दल टूटेगा और अखिलेश यादव ने अभी हमने एक आपको ट्वीट बताया, एक और ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आया का ये ट्वीट कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती, वहां जन की बात चलती है और जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती है। यह अखिलेश यादव ने लिखा है। लगातार वो सक्रिय हो गए हैं, मतलब चुनाव के दौरान तो वो पूरे सक्रिय थे ही। हमने देखा कि कितनी रैलियां वो बार बार लगातार दिन रात इन नेताओं ने मेहनत की है और उसके अलावा जैसे ही चुनाव खत्म हुआ या चुनाव के 7वें दौर के पहले ही उन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को ये मतलब बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आपको बिल्कुल निगाह रखनी है स्ट्रांग रूम्स पे और मतदान केंद्रों पर। और बाद में अभी भी अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी भी जरा सी भी कोई गड़बड़ होती है तो उसको वहीं के वहीं रोका जा सके, कानूनी तौर पर भी रोका जा सके, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी रोका जा सके, इसकी पूरी तैयारी जो है ये चुनाव आयोग के मतलब उसकी अपनी तैयारी है, लेकिन चुनाव आयोग के दावों के विपरीत राजनीतिक दलों को भी अभी तक भरोसा नहीं। मतलब चुनाव आयोग तो बार बार यही कह रहा है कि बिल्कुल आराम से सब कुछ हुआ है और बिल्कुल ईमानदारी से सारी चीजें होंगी कल और राजीव कुमार का हमने बयान सुना ही, लेकिन जिस तरीके के विपक्षी दल इस समय तैयारी कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि उनको चुनाव आयोग के दावों पर यकीन नहीं है। इस बीच एक सर्वे ये भी आया था सीएसडीएस का था जिसमें ये पूछा गया था कि आपको कितना यकीन है चुनाव आयोग ये ईवीएम को लेकर, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि हमको कोई यकीन नहीं है। मतलब ये दिख रहा है कि भारत की जनता का विश्वास जो है वो इस तरह की चुनावी प्रक्रिया या चुनाव आयोग की कार्यशैली से थोड़ा थोड़ा डगमगा रहा है। यानी यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब इस बार कल जब नतीजे आए तो वो वाकई पूरा पारदर्शी और निष्पक्ष वहां पर दिखे। अमरेंदु जी, इन चुनाव में एक सूरत, इंदौर, खजुराहो ये सब भी हुआ, इसके पहले चंडीगढ़ भी हमने देखा, लेकिन चुनाव आयोग को इस पर कहीं कोई ऐसा लगा नहीं कि जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस हुई हो। उनके जवाबों में ये कहीं महसूस नहीं हुआ कि अगर ऐसा हुआ, या जैसे इसके पहले प्रशांत जी भी वो कह रहे थे कि 10-10 लोग अब अगर वो कर रहे हैं कि निर्विरोध निर्वाचित होते जा रहे हैं और कोई सवाल नहीं उठ रहा, और अगर कोई सवाल उठाए तो चुनाव आयोग उसको अफवाह कह दे रहा है, शक कह दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में इस तरह के अफवाह और शक जैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव आयोग को करना चाहिए? और दूसरी बात, क्या उसको खुद से ये जांच, मान लो जनता नहीं सवाल उठा रही, मान लीजिए किसी मीडिया घराने से या पत्रकार ने ये सवाल नहीं उठाए कि भाई ये 10 लोग कैसे निर्विरोध निर्वाचित हुए, कैसे सूरत में आपने नोटा का इस्तेमाल नहीं होने दिया, इंदौर में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, या मतलब ईवीएम का जो मसला है, तो क्या चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो खुद आए सामने और इन तमाम सवालों पर वो खुद ही जांच करे, अगर उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको निष्पक्ष चुनाव कराना है? क्या चुनाव आयोग को खुद आगे आकर ये सब नहीं कर लेना चाहिए? देखिए समिता जी, कर तो बहुत कुछ देना चाहिए, लेकिन किया क्या चुनाव आयोग ने? सवाल ये है भाई, पहले हर पोलिंग के बाद जो थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता था कहाँ कितना वोटर टर्नआउट हुआ, क्या सब हुआ, सारी बताया करता था, कहाँ रीपोलिंग हुई, ये सारी जानकारी दिया करता था। एक भी बार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जो 15 मार्च को हुई थी या 16 मार्च को हुई थी, उसके बाद सीधे जाकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की हुई है। जबकि इस बीच जो पत्रकारों के बड़े संगठन है, सबने संयुक्त रूप से पत्र लिख करके चुनाव आयोग से मांग की कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हमको बताइए, जो कि पहले की परंपरा रही है। सवाल ये कि आपने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं बताया? और अब जो आपसे सवाल पूछ के तो आप उस पर कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मित्रा जी, या तो चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें कहीं चूक की तरफ इशारा करती हैं, या फिर जिस तरीके की शंकाएं जताई जा रही हैं उन शंकाओं को पुष्ट करती हुई मालूम पड़ती हैं, जिस तरीके का व्यवहार चुनाव आयोग का रहा है इस दौरान।
आपने भी कहा कि भाई लोगों से सवाल पूछे गए तो लोगों के मन में भी ये चुनाव को लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं उसमें भी चुनाव को लेकर के किस तरह की शंकाएं जताई जा रही हैं। तो अब ये शंकाएं हैं, सही हैं या गलत है, हम इसकी बात नहीं कर सकते कि सही है या गलत है। हो सकता है चुनाव ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम किया हो और सिर्फ शंकाएं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर शंकाएं उठ रही हैं तो इन शंकाओं को दूर करना चुनाव आयोग का खुद का दायित्व है, चूंकि ये शंकाएं सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर या किसी राजीव कुमार के ऊपर नहीं है। ये शंकाएं फिर अगर चुनाव आयोग के ऊपर उठ रही हैं तो फिर ये डेमोक्रेसी के ऊपर शंकाएं उठ रही हैं, चूंकि डेमोक्रेसी का दारोमदार जो है वो शर्मिष्ठा जी इस समय चुनाव आयोग के ऊपर है, पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर टिका हुआ है। अगर चुनाव आयोग के ऊपर से लोगों का भरोसा हटता है तो लोकतंत्र के ऊपर से लोगों का भरोसा हट जाएगा। लोगों को लगेगा कि यहाँ चुनाव बेईमानी हो रहे हैं और भारत जो है वो रूस या चीन बन चुका है, जहाँ चुनाव भी होते हैं लेकिन सरकार जो है शी जिनपिंग की या पुतिन की बनती है, तो हम भी क्या उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये जो शंकाएं उठ रही हैं इनको दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसके लिए चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त तो आज भी थे वो कोई शंका निवारण करते हुए नजर नहीं आए कि वो इन शंकाओं का कोई निवारण करते हुए नजर आए, बल्कि उल्टा ही होते वो विपक्ष के ऊपर एक तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है टीवी डिबेट्स में नजर आते हैं विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए। तो उनके सारे तर्क जो थे वो उसी तरीके के नजर आ रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा किस तरह से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या क्या भारतीय जनता पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हट जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे। हम नहीं जानते इस बात को कि उनके कुछ है कि नहीं, ना हम कोई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो निकल रहा है प्रतिध्वनि जो निकल रही है वो शर्मिष्ठा जी प्रतिध्वनि इस तरीके की निकल रही है, लोगों को शक जो है वो और बढ़ गया। बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर जो सवाल पूछे गए थे उनके सवालों के सीधे सीधे जवाब दिए जाते, इन शंकाओं को निवारण करने का तरीका बताया गया होता कि ये शंकाएं गलत हैं, हमने इसके लिए ये कार्रवाई की है। फिर आपने बताया कि कल हमसे विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल मिला, उसने हमसे कुछ मांगे की, हमने उनको सबको सब मांग लिया। बहुत अच्छी बात है, आपने सबकी सम्मान लिया। इसका मतलब कि ये आपने पहले चीज़ें नहीं मानी थी, हालांकि उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सी चीज़ें पहले से ही होती थी, लेकिन पोस्टल बैलेट को लेकर के आपने नहीं दिया। पोस्टल बैलेट का शर्मिष्ठा जी आज से नहीं बल्कि जब से चुनाव शुरू हुए तब से ये रहा है कि पोस्टल बैलेट पहले गिनती होती है, यानी कि जब बैलेट से चुनाव होते थे उस समय भी पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हुआ करती थी। तो ये क्यों बदला गया है, ये आपने जवाब नहीं दिया। आपने ये बताया कि अधिकांश जगहों पे पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाएगी, अधिकांश पे क्यों, कुछ जगह क्यों रुक जाएगी, वो कौन सी जगह होंगी जहां रुक जाएगी पोस्टल बैलेट की गिनती। तो ये सारे सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए थे। इन्हीं को लेकर के शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। शंकाएं ये व्यक्त की जा रही हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ियां जो पोस्टल बैलेट के जरिए की जाएंगी, जो कि आरोप है विपक्ष के। अब आप कह देंगे ये तो टूल किट है, तो ये टूल किट कहने से काम नहीं चलेगा। अगर टूल किट भी है तो उस टूल किट का जवाब आपके पास क्या है वो आपको बताना है। उस टूल किट के जरिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को लेकर के जनता के मन में कोई संदेह उत्पन्न ना हो, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर के इसको दूर करना चुनाव आयोग का दायित्व है, वो उसको करना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखना भी चाहिए। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र दिखना भी चाहिए। ये नहीं कि आपने कह दिया कि लोकतंत्र है लेकिन फिर उसमें मन की बात चल रही है, क्योंकि लोकतंत्र में मन की नहीं जन की बात होनी चाहिए। और 10 सालों में जन की बात बिल्कुल नहीं हुई, केवल मन की बात होती रही और इसको लोग जो है वो चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब्र का प्याला जो है वो भरता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने इस बार जिस तरीके से मतदान किए उसको लेकर हम लगातार यही कह रहे आ रहे हैं कि पहले दौर से लेके आखिरी दौर तक, हर दौर के बाद जितने भी जो आंकड़े सामने आते थे उसमें यही खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि इस बार बीजेपी के लिए हालत खराब है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं, और जो वोटर नहीं निकल रहे हैं वो बीजेपी से कहीं ना कहीं निराश हैं। और ये निराशा केवल बीजेपी को लेकर नहीं, लोकतंत्र को लेकर भी है, क्योंकि लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी कि अब इनके रहते कुछ हमारा ठीक हो पाएगा। तो ये बड़ी गंभीर किस्म की बात है जिस पर तमाम लोगों को विचार करना चाहिए, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों या संवैधानिक पद पर बैठे लोग हों। चुनाव आयोग को खासतौर पर, क्योंकि इस समय पूरे देश की एक तरह से बागडोर चुनाव आयोग के पास थी, तो उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बिल्कुल हर जवाब को बहुत शालीनता से और तरीके से रखें और कहीं उसको अपने ऊपर निजी हमले की तरह ना लें। और लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल उसी अंदाज में दिए जैसे किसान अगर आंदोलन करे तो उसको खालिस्तानी बोल दो, उसको आंदोलनजीवी बोल दो, विपक्ष अगर सवाल उठाए तो उसको देशद्रोही बोल दो, सरकार की कोई आलोचना करे तो उसको देश के खिलाफ गद्दारी बता दो। ये उसी अंदाज में चुनाव आयोग ने भी आज जवाब दिए कि अगर कोई विपक्ष के सवाल थे तो आपने उसको अफवाह बता दिया, फिर आपने उसको शक बता दिया, जबकि ये सवाल उठाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। असहमति और सवाल उठाने का अधिकार, ये जो दो अधिकार हैं इनका पूरा सम्मान होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने
इस बार फिर से निराश ही किया है। अब बहरहाल कल काउंटिंग का दिन है, बड़ा दिन है, देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। नतीजे तो जो भी आएंगे, लोकतंत्र को जीतना चाहिए अमलेंदु जी। इसी पॉइंट पर आज हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी डीबी लाइव के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे बाकी प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।